नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या इतिहास और आजादी देश की साझा विरासत नहीं है? फिर ये सवाल कहां से उठता है कि आजादी हमने दिलाई और आप कहां थे? क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो आजादी का बंटवारा कर रही है। भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने संघ का नाम लिए बगैर कहा कि उस वक्त लोग कहां थे कि जब देश आजादी के लिए आंदोलन कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या बार बार इतिहास को याद दिलाकर कांग्रेस वापसी कर पाएगी? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, आजादी का बंटवारा क्यों। मौका था भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ का और जगह थी देश की संसद। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के सिपाहियों को याद किया। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, कल क्या हुआ, कब किसने किया, उसके लिए विवाद के लिए समय बहुत होते हैं। लेकिन आज पवित्र पल, हम आगे कोई ईमानदारी का उत्सव मना सकते हैं, ईमानदारी का संकल्प लेकर के देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या देश को ले जा सकते हैं। ये समय की मांग है, देश के सामान्य मानवी की मांग है। लेकिन जब मौका सोनिया गांधी को मिला तो उन्होंने इशारों में संघ और मौजूदा सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने याद दिलाया कि इस आंदोलन में हिस्सा बनने वाले कई कांग्रेस कार्यकर्ता जेल के अंदर बीमारी से मर गए। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने भी जेल में अपनी जिंदगी का सबसे लंबा वक्त। हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी ना तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ भी सियासत की भेंट चढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी ने आजादी के नायकों का बंटवारा कर दिया? क्या कांग्रेस देश में सांप्रदायिकता और नफरत का डर दिखाकर अंग्रेजों की तरह ही फूट डालने की सियासत कर रही है? और क्या अगस्त क्रांति याद करने के दिन सियासत करने का मौका था? आज कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अवसर नहीं था। कभी जनप्रतिनिधि इन चीजों से ऊपर उठ करके भी सभी लोग एकजुट होकर के आखिर देश बनाने का भी, जैसे स्पीकर ने कहा कि उस समय भारत छोड़ो की बात थी, आज भारत जोड़ो की बात है। प्रधानमंत्री ने जो 5-6 बातें कही है, भविष्य की बातें कही है, वो अकेला प्रधानमंत्री तो नहीं कर पाएंगे, पूरा देश साथ लगेगा तो कर पाएंगे। सभी को प्रण लेना होगा, जो कि लोग लेने को तैयार नहीं है। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या आजादी के महानायकों का बंटवारा सही है? दूसरा सवाल, क्या आजादी पर किसी का कॉपीराइट है? तीसरा सवाल, क्या आजादी पर राजनीति सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये वो कुछ सवाल हैं जो अपनी इस डिबेट के दौरान हम उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में, पहले आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, सीनियर लीडर बीजेपी। अभय दुबे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ नीलांजन मुखोपाध्याय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। नवाब मलिक मेरे साथ जुड़ेंगे, एनसीपी के प्रवक्ता। और संदीप महापात्रा, आरएसएस आइडियोलॉग, थोड़ी देर में इस डिबेट में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभय दुबे आपके पास आऊंगा। आप सभी लोगों का स्वागत है। अभय दुबे, जैसा कि जगदंबिका पाल को सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि कभी कभी सियासत से उठकर भी सियासतदान बात करते हैं। और जब आजादी की बात हो रही हो, जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही हो, हम 75 साल उसके मना रहे हो, उस पर एक गंभीर चर्चा हो रही हो, उसमें भी आप किसी को ये लाकर उस घसीट दे कि भाई उसका नाम घसीटते, नाम न ले लेकिन उसको घसीटते हुए जरूर ये कहें कि भाई इनका क्या योगदान था आजादी में, और आज जो ये कर रहे हैं उस वक्त कहां थे। तो क्या ये सही बैठता है कहीं से भी? देखिए गौरव जी, आपने बहुत अच्छा एक शीर्षक लिया, आजादी का कॉपीराइट। आज आजाद भारत में प्रतिपक्ष, समूचा देश मिलकर क्या लड़ाई लड़ रहा है कि ये जो आजादी का कॉपीराइट एक का है, हिंदुस्तान विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, बहुलतावादी विचारों का राष्ट्र है। उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर आज खतरा है, उसके विभिन्न भाषा भूषा पर आज खतरा है। एक प्रकार की विचारधारा को थोपने की जब कोशिश है, और वो आजादी, वो प्रजातंत्री व्यवस्था जिनके मूल्यों की खातिर हमने एक लंबी लड़ाई 1885 से लड़ी, अगर वो खतरे में है, प्रजातंत्र का बीज बहुत गहरा बोया है, उसके वटवृक्ष के नीचे अगर हम इस व्यवस्था में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय नहीं दे सकते, तो उस न्याय की लड़ाई का प्रश्न है। इसलिए सोनिया जी ने कहा, हमने आज ये प्रश्न इसलिए खड़ा किया
कि हम ये पूछना चाहते थे कि 6 जुलाई 1901 में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1916 में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 1906 में जन्मे गुरु गोलवलकर, 1942 में जब 33 और 26 वर्ष के थे तब वो कहां थे? मातंगिनी हजरा, कांग्रेस पार्टी की 71 वर्ष की महिला गांधी, अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियां खाते हुए तिरंगा ध्वज लेकर वंदे मातरम उसी बंगाल की भूमि से आती जिस बंगाल की भूमि से श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आप ये कह रहे हैं, इसलिए हम पूछते हैं कि हिंदुस्तान में सुन लीजिए गौरव जी, 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड मानती है या आरएसएस कि किसी नेता का आजादी के किसी भी आंदोलन में कोई योगदान नहीं था और आजादी केवल कांग्रेस के नेताओं ने दिलाई? मतलब कांग्रेस के पास कॉपीराइट है आजादी का, क्या आजादी के आंदोलन का? एक उदाहरण सिर्फ देता हूं मैं, एक उदाहरण में देता हूं। 1940 में लाहौर का प्रस्ताव फजलुल हक ने पढ़ा, उसने कहा कि एक अलग देश का निर्माण हम पाकिस्तान का करेंगे। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी बंगाल में फजलुल हक के साथ मिलकर सरकार बनाई और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर एक प्रस्ताव पारित किया और बंगाल के गवर्नर को दिया कि इस आंदोलन को कैसे कुचलना है। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक में प्रामाणिक रूप से उन तथ्यों को लिखा है। इसलिए आज इतिहास को साक्षी बना करके हमने ये बात कही कि ये विचारधारा को त्याग दीजिए। आज 2017 है, एक प्रशस्त मार्ग जो हमने आजादी की परिकल्पनाओं के साथ इस देश को विस्तार दिया है, उसके साथ देश जाना चाहता है। वो सभी प्रकार की आजादी से देश में लोगों को जीने नहीं, लेकिन अगर आप ये कहते ना अभय जी कि कांग्रेस के नेताओं ने भी आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है और कांग्रेस के नेताओं के अलावा भी दूसरे नेताओं ने योगदान दिया है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है, जिसमें कुछ और दूसरे नेताओं का भी नाम आता है, तो शायद ये बात ज्यादा सही बैठती। मेरे साथ आरएसएस से जुड़ चुके हैं संदीप महापात्रा। संदीप महापात्रा, आप एक नेता का नाम बताइए, यहां पर अभय दुबे कह रहे हैं, जिन्होंने आरएसएस की तरफ से आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो, और आज जिस विचारधारा को आप थोपने की बात कर रहे हैं वो विचारधारा उस वक्त कहां थी जब देश आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था? देखिए गौरव जी, बार बार कांग्रेस का एक ही रिकॉर्ड है जो कि बजाते रहते हैं। ये आज की बात नहीं है, हर समय जब कांग्रेस को लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी बात को बार बार दोहराते हैं। मुद्दे पे बात की अगर हम करें, सन 1929-30 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उस समय में संघ के परम पूजनीय प्रथम सरसंघ चालक परम पूजनीय हेडगेवार जी उसमें भाग लिए थे। आजादी के दौरान बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको संघ के लोगों ने अपने घर शरण दिया था, वो चाहे अरुणा आसफ अली क्यों ना हो, जिनको हंसराज गुप्ता जी ने अपने घर में शरण दिया था। इस तरह के बहुत सारे कामों में आजादी के समय में संघ ने काम किया है और आजादी में भाग लिया है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो कांग्रेस के लोग बार बार आजादी की दुहाई देना चाहते हैं, उनके मायने में अगर आप देखें तो आजाद देश जो हुआ, भारत जो आजाद हुआ, केवल और केवल मात्र एक परिवार विशेष जो नेहरू गांधी परिवार है उनके लिए ही हुआ। आपने सही कहा कि उनके जो दायरा है उसमें केवल वही लोग आते हैं, उसमें सुभाष बोस जी नहीं आते हैं, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं आते हैं, उसमें भगत सिंह नहीं आते हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद नहीं आते हैं, उसमें असफुल्ला खान नहीं आते हैं, उसमें अनगिनत लोग ऐसे हैं जो उनके वो डिक्शनरी में ही नहीं है। और यही उनकी मानसिकता हमेशा से रही है कि भाई जितना भी काम किया कांग्रेस ने ही किया, कांग्रेस ने देश को आजाद किया, कांग्रेस ने देश को मुकाम पे पहुंचाया। और हमने खुद देखा है पिछले 70 वर्षों में इस देश का क्या हश्र हुआ है। तुष्टीकरण की राजनीति, भाई भतीजेवाद की राजनीति, उसके चलते देश का क्या असर हुआ हम खुद जानते हैं। आज अगर हम पूछें कि आज जब एक नया भारत की ओर बढ़ रहा है, एक न्यू इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे भाई भतीजावाद खत्म हो, जहां पे तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो, उसके बारे में कांग्रेस का क्या कहना है? केवल मात्र इतिहास की एक रिकॉर्ड। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2014 में अगर चुनाव की बात देखें, उस समय भी ये रिकॉर्ड उन लोगों ने बचाया। उसका क्या असर हुआ? 2016 में आसाम में जाके इनकी जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि देश का जो संकट आ गया। आज फिर से वही बात वो कह रही हैं। उनके जो संकट की बात है, मैं समझ सकता हूं कि शायद वो केरल की बात करें, शायद वो तृणमूल कांग्रेस शासित जो उनका एक अलायंस पार्टनर है बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, या फिर कर्नाटक की बात करें जो उनके शासित है, या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें जहां पे 15 दिन पहले एक बच्ची की हत्या की गई गण बलात्कार करने के बाद। संदीप महापात्रा इन सवालों का जवाब देंगे लेकिन शहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं मेरे साथ और बजाना कहां तक तर्कसंगत है। ठीक है शहनवाज हुसैन साहब,
आज जब संसद में इस बात पे चर्चा हो रही थी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आज ही के दिन 75 साल पहले शुरू हुआ, उसकी 75 साल पूरे हुए हैं, तो आज उस पर हम बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। उस वक्त ये बात करना कि किसका आज़ादी के आंदोलन में किसने हिस्सेदारी ली, किसने आज़ादी के आंदोलन के वक्त वहां पर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ये जरूरी था या ये जरूरी था कि 75 सालों के पहले जो आंदोलन शुरू हुआ तो उससे आज हम क्या सीख लें और आज कैसे आगे बढ़े? और क्या जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, बिना नाम लिए आरएसएस की तरफ से, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, आज के दिन हम अपेक्षा नहीं करते थे कि इस तरह की भाषा बोली जाएगी, क्योंकि बहसों में और कभी डिबेट में और अन्य विषय पर जरूर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन आज का दिन तो भारत छोड़ो आंदोलन जो इतना बड़ा आंदोलन था उसके बारे में आज उस पर चर्चा करनी थी। लेकिन इशारा करना कि ये लोग कहाँ थे, उस वक्त तो पूरा देश लड़ रहा था, एक कांग्रेस थी और पूरे देश के लोग उस झंडे के साथ थे। वो कांग्रेस गांधी जी की कांग्रेस थी। आज तो 3-4 कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का मतलब होता है असली कांग्रेस, बंगाली में तृणमूल को कहते हैं। और भी कई कांग्रेस है, लेकिन वो जो कांग्रेस थी उसमें उस वक्त सब लोग लड़े थे और इसलिए गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद ये अब आज़ादी मिल गई, अब कांग्रेस को भंग कर दीजिए। अब ये कहा जाए, मेरे से कोई पूछे आप कहाँ लड़ रहे थे, दुबे जी कहाँ लड़ रहे थे, हम सबके पूर्वज लड़ रहे थे और सबने मिलकर लड़ाई लड़ी तभी इस देश को आज़ादी मिली। दुश्वारी ये है कि आप बार बार इन चीज़ों को दिखाकर किसी को बड़ा या छोटा क्यों बताते। ये देश सबका है और सबके पूर्वज ने लड़ाई लड़ी है और उस वक्त तो भारतीय जनसंघ तो आज़ादी के बाद बना, इसलिए अगर आप कहें जनसंघ का झंडा लेकर लड़े थे क्या, हम देश के जज्बे से लड़े थे और सब लोग लड़े थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन अगर सोनिया जी इसको अवॉइड करती तो अच्छा होता। नहीं, उन्होंने नाम तो अवॉइड किया, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि हम संकीर्ण सोच का देश नहीं बनने देंगे, नफरत और विभाजन की राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है नफरत और विभाजन की राजनीति? तो कहाँ, देखिए, नफरत और विभाजन की राजनीति हो रही है। देखिए केरल के अंदर हो रही है, बंगाल के अंदर हो रही है, कैसे हमारे संघ बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के नाम पे मारे जा रहे हैं। देखिए बंगाल के अंदर जो वो एक्ट है जिसमें कांग्रेस तक के वर्कर को, तृणमूल कांग्रेस के लोग, वो उसमें जो ड्रग वाला एक एक्ट बना हुआ है उसमें फंसा देते हैं। तो इस तरह की राजनीति हो रही है। शायद सोनिया जी ने उस तरफ इशारा किया होगा। आज तो मुल्क में कहीं पर दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा हुआ। पहले तो होता था 1 महीने में 2 दंगे 4 दंगे, कहीं कर्फ्यू, अब नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों से और पाकिस्तान की सोच से और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हो रही है, लेकिन देश आज मजबूत है, हम सब इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे ये पैनल पर बैठे हुए आप सहित किसी ने हिस्सा हमने नहीं लिया, लेकिन आज के दिन तो उनके जज्बे को सलाम करने का दिन था। बिल्कुल सर, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी भाई, हम कह रहे हैं कि हम सब, हम लोगों को वो सौभाग्य, देश के ये सौभाग्य मिला है कि हम आजाद मुल्क में है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऊंचा स्तर भाषण का तय किया। उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किए, बल्कि देश कैसा होगा आजादी के जब 100 साल पूरा करेंगे 22 में, तो हमारा देश न्यू इंडिया कैसा होगा, इस तरफ इशारा किया। तो मुझे क्या लगता है कि एक आध दिन छोड़ देना चाहिए, कुछ मुद्दों पर इतनी सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं अब वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय साहब के पास जाऊंगा। नीलांजन जी, एक रात पहले हारते हारते सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं और उसके अगले दिन संसद में जब 75 साल पूरे होते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर चर्चा हो रही होती है, वहां उनके अध्यक्ष सोनिया गांधी बोलते बोलते कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी पर इस तरह हमला करती हैं जैसे लगता है कांग्रेस में एक नई एनर्जी आ गई हो। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। जो गुजरात में जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ
वो बिल्कुल एक अलग अध्याय है और ये बिल्कुल एक अलग अध्याय है और इसका एक इतिहास है। ये इतिहास का मुद्दा है और इसका एक इतिहास है। पिछले महीने जब अपनी पिछले मन की बात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात की थी तो उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उनकी बातों पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही थी कि इसको जो है इस मौके को याद करके भारत को तय करना चाहिए कि हम लोग आगे और किस तरह से अपने आप को सक्रिय करें। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हम लोगों की जो आज़ादी की लड़ाई थी ये एक यूनिडायमेंशनल लड़ाई नहीं थी। इसके बहुत पहलू हैं और इतिहास के ऊपर चर्चा करना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इतिहास पे चर्चा नहीं करेंगे तो हम कई चीज़ों को फॉर्मूलेबाजी में देखेंगे। एक है फॉर्मूला कांग्रेस का फॉर्मूला और दूसरों को उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा फॉर्मूला नहीं आ सकता है। हमको समझना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान के मतलब आज़ादी का आंदोलन देखें तो कई बहुत बड़े बड़े पड़ाव थे, लेकिन 3 मेरे हिसाब से सबसे अहम और महत्वपूर्ण पड़ाव थे। एक था 1919-20 उस पीरियड का जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो एक तरह से एक डुअल आंदोलन था। जो सबसे पहला जो मास एजिटेशन हिंदुस्तान की राजनीति में जो था, गांधी जी लौट के आके सब लेते हैं, और वो एक तरफ तो खिलाफत का आंदोलन था, दूसरी साइड नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट, जिससे मतलब एक तरह से एक सर्टेन डायरेक्शन मिलता है। सेकंड जो फेज जो होता है जो डांडी मार्च के बाद शुरू होता है, जिसको सिविल डिसोबीडियंस के नाम से भी जाना जाता है। उस समय सत्याग्रह होते हैं, अलग अलग किस्म की राजनीति। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन वो भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन तीनों जो चीजें हैं इसमें हमको कुछ चीजों को हमको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। हम आज बात करते हैं संघ परिवार की। सोनिया गांधी की अगर हम बात लें तो वो इशारा करें कि सीधा कि संघ के लोग नहीं थे। अब संघ, ये बात सही है, इसको कोई नकार नहीं सकता, संघ इंस्टीट्यूशनली इन तीनों पड़ावों में नहीं थी। 1919 और 20 के समय जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय संघ नहीं बना था। संघ की स्थापना 1925 में होती है, लेकिन संघ के जो फाउंडर थे हेडगेवार जी, डॉक्टर साहब, वो कांग्रेस में उस समय सक्रिय थे, क्योंकि उस समय सारे के सारे ज़्यादातर जो लोग थे जो हिंदुस्तान की राजनीति में भारत के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में शामिल होते थे, वो कांग्रेस के थ्रू करते थे। अमृतसर में जालियांवाला बाग के बाद जाके उन्होंने कांग्रेस का सेशन में हिस्सा लिया था। 1920 में नागपुर में सेशन होना था जिसमें हेडगेवार जी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक सदस्य थे। उनके गुरु थे डॉक्टर BS मुंजे, वो भी कांग्रेस में थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अलावा कोई और संगठन नहीं होता था। लेकिन उस समय भी गांधी जी के साथ इन लोगों का विवाद था कि इसको खिलाफत के साथ आप इकट्ठा ना करिए, तो पर्सपेक्टिव में फर्क था। सेम चीज जो जैसे सिविल डिसोबीडियंस के समय, ये बात सही है कि डॉक्टर साहब जेल गए थे, लेकिन जेल जाने के पहले वो सरसंघचालक के पद से इस्तीफा दिया था उन्होंने, किसी और को कार्यभार सौंपा था, और इंस्टीट्यूशनली संघ उसमें शामिल नहीं हुई थी उस आंदोलन में। जो भी स्वयंसेवक गए थे उनका फैसला था, ये बाकायदा एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो भी कमिटीज थी उस समय रेजोल्यूशन पास होता कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके हिस्सा लेंगे। सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट के समय संघ, उस समय गोलवालकर जी बन गए थे सरसंघचालक, उन्होंने तय किया कि हम लोग इसमें इंस्टीट्यूशनली शामिल नहीं होंगे, जिसको होना है वो संघ से अलग होकर जाके शामिल हों। तो एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिक्र हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय बंगाल में फजलुल हक की सरकार में मिनिस्टर थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस के जो तमाम जो प्रोविंशियल सरकारों में जो मिनिस्टर्स हैं वो इस्तीफा देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा नहीं दिए। इसकी वजह से उनको काफी मुसीबत झेलनी पड़ी, क्योंकि एक तरह से उनको कोलैबोरेटर्स के तौर पे देखा जाना लगा। इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि फाइनली नवंबर 1942 में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के समर्थन में नहीं, लेकिन उसके खिलाफ जो रिप्रेशन लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने, एक वो मुद्दा उठाया था, और दूसरा जो उस समय जो बंगाल में जो फेमीन जो फैला हुआ था, जो उसमें ठीक रिलीफ नहीं पहुंचाने के कारण वो काम उन्होंने उठाया था। उसके बाद वो असेंबली में रहे और बहुत अच्छा उन्होंने ऑपोजिशन के नेता का रोल अदा किया था। इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट हमको रखना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को इतिहास बताया कि आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक संघ को कैसे देखा जाए। लेकिन आज क्या ये रिलेवेंट है कि हम ये तय करें कि आरएसएस का योगदान आजादी के वक्त था या नहीं था?
आज हमें इस पे बात करनी चाहिए थी, जो सोनिया गांधी ने जो वहां पे कही बात, इस पर आप क्या सोचते हैं नीलांजन जी? नहीं, मेरे ख्याल से मतलब इसके बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि ये कोई एक्यूजेशन नहीं है। ये बिल्कुल सिर्फ संघ अलग नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, कम्युनिस्ट पार्टीज भी नहीं शामिल हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उस समय ये बिल्कुल अलग किस्म की लड़ाई थी। उस समय उनको लग रहा था कि जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें हम लोगों को जो एलाइड फोर्सेस है उनके समर्थन में हम लोगों को रहना चाहिए। तो उस समय हमको समझना पड़ेगा, एक पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है ये मेरी लड़ाई है, इसका तुम कौन होते हो इसके बारे में बात करें, बहुत अच्छी बात है। बल्कि कांग्रेस को ये बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन इस राष्ट्र के आजादी की लड़ाई में बहुत अहम थी, तो बहुत अच्छी वेलकम डेवलपमेंट है कि संघ के सोच में एक इवोल्यूशन हुआ है, इसको हमको वेलकम करना चाहिए। मैं एक मतलब जो इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि संघ में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोग्रेशन आया है, और खास तौर से पिछले कई सालों में संघ में एक प्रोग्रेशन देखने को मिला है यहाँ पर। नवाब मलिक, लेकिन क्या आपको वो पॉलिटिक्स में प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा कटुता देख रहे हैं, कुछ ज्यादा कड़वाहट देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, और जो पिछले हमने राज्यसभा चुनाव में भी कल देखा कि किस तरह से एक राज्यसभा चुनाव के लिए इतना सब कुछ हुआ, अब जब संसद में बात हम कर रहे थे, आपको लगता नहीं कि वो कड़वाहट ज्यादा बढ़ती जा रही है और संघ को बीच में लाना, क्या इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, क्लियर कट आरएसएस जो है एक आइडियोलॉजिकल संगठन है, उसका अपना एक कार्यक्रम है, उसी का पॉलिटिकल विंग ये भारतीय जनता पार्टी है, जो पहले जनसंघ था, इसको पहले बीजेपी स्वीकारती नहीं थी, अब स्वीकारने लगी है। अगर संदर्भ दिया गया कि गोलवलकर गुरुजी ने उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने से इनकार किया था, संदर्भ है, लेकिन उसके बाद का जो भाषण है, मोदी जी ने एक नारा दिया है कि सांप्रदायिकता भारत छोड़ो। अगर मोदी जी सही मानों में इस देश में उसको लागू करना चाहते हैं तो संघ की सारी क्लासेस बंद करनी पड़ेगी। जो जहां पे शाखाएं लगती हैं वहां बचपन से ही बच्चों की मानसिकता बदलने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर उनका मूल संगठन सांप्रदायिकता छोड़ दे तो इससे बड़ी क्रांति पूरे देश में नहीं आ सकती। हमें लगता है कि मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन उसका असर क्या उनके जो संगठन है जिससे वो बिलोंग करते हैं उन पे कहीं असर है कि कहीं मजबूरी में बोला जा रहा है? ठीक है, तो आपने संघ पे सवाल उठा दिया कि सांप्रदायिकता फैलाने वाला संगठन है। महापात्रा साहब जवाब दीजिए। जी 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 देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी विडंबना इस देश की यह है कि कुछ भ्रम संघ के बारे में फैलाए गए हैं, और कांग्रेस के पोषित जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सोकॉल्ड, उनके द्वारा संघ के शाखा में आना नहीं और संघ के बारे में बड़े बड़े भाषण देना और लेख लिखना एक यहाँ पे बन चुका है कि भाई उसके नाते अपना बड़ाई करना। नवाब मलिक साहब से को मैं ये बताना चाहूंगा कि संघ के कार्यकाल के दौरान, और ये स्वाधीनता से पूर्व के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी जी ने संघ के काम देख के कहा कि इनके जैसे अनुशासित संगठन अगर देश में खड़ा हो जाए तो देश के सारे समस्या खत्म हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर साहब संघ के शाखा में जब आए, वो हतप्रभ रह गए कि संघ के शाखाओं में कोई इस तरह की छुआछूत और भेदभाव नहीं है, कोई जाति के अंतर नहीं है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि संघ की शाखा देश के लिए अहित की बात करती है, सरासर गलत है। जो लोग संघ को समझते नहीं है, जो संघ के शाखा में नहीं आते, वो लोग इस तरह की बात करेंगे। अगर इस तरह की बात होती तो आज के समय में संघ इस तरह का एक संगठनिक स्वरूप नहीं लेता। आज के समय में संघ का वनांचल क्षेत्र में जाके देखिए, वनवासी क्षेत्र में जाके देखिए, कितने सारे स्कूल्स चल रहे हैं, कितने सारे एकल विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन क्या संघ की सोच में बदलाव आया? विद्या मंदिर चल रहे हैं और नवाब कह रहे हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है संघ की सोच में, जो वेलकम स्टेप है, जिसका वेलकम करना चाहिए। सर देखिए, संघ का सोच 1925 में भी वही था, 2017 में भी वही है और आगे भी वही रहेगा कि देश के हित, राष्ट्र के हित के लिए संघ काम करती रही है, काम करती रहेगी। और जहां तक ये जो अभी नवाब मलिक साहब ने कहा, उनको एक केवल उदाहरण दूंगा। 2016 में आसाम जो बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट आता है, वहां पे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का एक छात्र टॉप करता है उस बोर्ड के एग्जाम में, टॉप 10 की जो लिस्ट निकलती है। नवाब मलिक साहब को मैं ये बता दूं कि वो जो छात्र था वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। अगर ऐसा होता जो नवाब मलिक साहब कह रहे हैं, तो कोई संघ के अनुशासित जो विद्यालय है वहां पे कोई इस तरह के छात्र आता ही नहीं। तो इस तरह के जो भ्रम फैलाए गए हैं
और संघ के जो स्वयंसेवक हैं उसमें सब प्रकार के लोग हैं, उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, सब लोग हैं। तो ये लोगों का जो एक भ्रम पैदा किया गया है और जो भ्रम को सारे देश में पिछले 70 वर्षों में, ठीक है सर, ओके, भ्रम फैला रहे हैं आप नवाब मलिक। आज समय आ गया। नवाब मलिक, आप कभी शाखा में गए नहीं और शाखा के बारे में, संघ के बारे में बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूं। एक मिनट। ऐसा है कि महापात्रा जी, आपने कहा कि 1925 में जो सोच थी वो 2017 में सोच है। गोलवलकर गुरुजी सबसे लंबे कार्यकाल तक संघ के देश के हित के बारे में सोचे जी। उनकी एक किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें चैप्टर 3 लिखा हुआ है कि इस देश में खतरा क्या है। सोच रहा था आपने कैसे उन्होंने उस किताब में लिखा है इस देश का सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है, इस देश का सबसे बड़ा खतरा ईसाई है, इस देश का सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्ट है। अगर उन्होंने वो नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा है कि इस देश में रह के जो देश के हित के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी हो, विचार सबसे बड़ा खतरा इस देश को उससे आज भी आपके हैं। तो क्या बंच ऑफ थॉट को आप जलाएंगे? क्या बंच ऑफ थॉट को आप नकारेंगे? जो आपके लोगों को पढ़ाया जाती है नवाब मलिक साहब, उसको आप जलाने का काम करेंगे? इसका जवाब आपको बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी एक भ्रम है। बंच ऑफ थॉट्स के बारे में भी जो आप बात कर रहे हैं वो भी एक भ्रम है। बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर जी ने यही कहा है कि जो देश में रहते हुए देश के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, सबसे बड़े दुश्मन वो देश के हैं। तो वो सच बात है, वो पहले भी था, आज भी है। अगर हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के, भारत ठीक है, मैं अभय दुबे के पास जाऊंगा। तो देश के हित में कैसे होगा? अभय दुबे के पास जाऊंगा। अभय दुबे, यहाँ पर आरएसएस का क्या योगदान रहा, इस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर कांग्रेस क्या सोचती है, उस पर भी आपको टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दीमक ने देश को तबाह किया, मिलकर काम करें तो बापू के सपने पूरे होंगे। और आजादी के आंदोलन में कभी नेतृत्व बदला, कभी विचारधारा बदली, लेकिन करेंगे और करके रहेंगे का संकल्प लेकर आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ सकता है। 2022 तक नए भारत को निर्माण करने की उन्होंने एक टाइमलाइन रखी है। क्या कांग्रेस इस मिशन में है उनके साथ? मैं आऊंगा नवाब मलिक साहब, थोड़ी देर में आता हूं आपके पास। देखिए गौरव जी, पहले तो नीलांजल जी ने बहुत विस्तार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वातंत्र आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, प्रामाणिक रूप से मैंने भी कहा और उन्होंने भी बता दिया। ना तो बैकड्रॉप में भारत माता की तस्वीर 1947 के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पास थी, ना वंदे मातरम का उद्घोष था। जहां तक प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वक्तव्य व्यवहार में जब तक अंतर रहेगा तब तक हम इन तथ्यों को स्वीकारने वाला नहीं है। आपने कहा तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि प्रजातंत्र से नाता जोड़ो, प्रतिशोध की आग में मत जलो। और प्रजातांत्रिक तरीके से उत्तराखंड से लेके अरुणाचल से लेके वेस्ट बंगाल से लेके बिहार से लेके गुजरात तक में जो आप कर रहे हो वो आपके वक्तव्यों और व्यवहार में अंतर को दिखाता है। आप इस देश में जो वक्तव्य देते हो और जो मंत्रियों से कहलाते हो वो सद्भाव में आपके संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री क्या कहते हैं माइनॉरिटीज के बारे में मंच पर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नवाब मलिक जी ने बंच ऑफ थॉट्स की बात की तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। उसमें तो यह भी लिखा है कि बौद्ध के अनुयायियों ने रावण की तरह, आक्रांतायु की तरह इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। तो ये दूसरे विचार को स्वीकारते ही नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और कर कुछ किया कुछ जा रहा है। आप ये कह रहे हैं? अभय जी ये कह रहे हैं अभय दुबे? अभय जी, सरकार भाई जी बंच ऑफ थॉट्स की बार-बार आप बात कर रहे हैं। एक मिनट पाकिस्तान दी पार्टीशन ऑफ इंडिया वो भी आप पढ़िए, उसके बारे में भी आप उल्लेख करिए। अगर आप बार-बार बंच ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं तो आपको प्रामाणिकता से बताया किताब है बिहार में, वो भी पढ़िए। बंच ऑफ थॉट्स से आगे बढ़ते हैं। बंच ऑफ थॉट्स से बताएंगे कि बंच ऑफ थॉट्स में क्या लिखा है, लेकिन बंच ऑफ थॉट्स से आगे बढ़ते हैं। शहनवाज जी, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है आप बातें बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया, उत्तराखंड का उदाहरण दिया, गोवा का उदाहरण दिया और बहुत सारे उदाहरण दे दिए उन्होंने। देखिए, दिक्कत यह है कि जो विषय पर आपने अगस्त क्रांति पे डिबेट रखी, कुछ लोग तैयारी से आते हैं कि डिबेट को बदलकर बंच ऑफ थॉट पे ले जाएंगे, डिबेट को बदलकर जैसे सोनिया जी ने आज बदलने की कोशिश की है। आज अगस्त क्रांति पर चर्चा करने का दिन है, अगस्त क्रांति को याद करने का दिन है और वो आज़ादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी है। उस विवाद में जाने की जगह आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, देश हो। उन्होंने कहा
गांधी जी के जो सपने की बात कही है, तो गांधी जी के सपने को कौन पूरा कर रहा है? स्वच्छता अभियान लेकर कौन जा रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा है? और नवाब मलिक साहब ने कहा कि सांप्रदायिकता को भी खत्म करने की बात कही। सही बात है। आज देश के अंदर जो माहौल है कि देश के अंदर कहीं दंगा नहीं, फसाद नहीं, तो जब देश तरक्की कर रहा है 2022 में 2022 में जब देश 100 साल की तरफ आगे बढ़ेगा, तब उस वक्त देश कैसा हो। तो प्रधानमंत्री जी ने आज एक बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं, बल्कि देश के नेता के तौर पर एक बड़ा बयान दिया है। आलोचना 1-2 दिन कीजिएगा, उसके लिए तो रोज आप बुलाते ही हैं। नहीं, लेकिन आपने सुना, आप अपनी बात कह रहे हैं शहनवाज जी, लेकिन आपने सुना नवाब मलिक क्या कह रहे हैं? नवाब मलिक कह रहे हैं कि आरएसएस सांप्रदायिकता के स्कूल खोले बैठी है, उन स्कूलों को बंद करवाइए। सोनिया गांधी कह रही है कि लोकतांत्रिक और सेकुलर मूल्य खतरे में। आप कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ अभी तक, जब से सरकार आई है कोई वहां पर बड़ी खबर नहीं आती कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है, और ये सबसे पहले आपके ऊपर यही सवाल उठा देते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक ही आरएसएस बैकग्राउंड से आए हुए स्वयंसेवक ही प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, स्पीकर हैं। आज देश के महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्र में सब सरकार में हैं, तो सब जगह तो अच्छा ही काम हो रहा है। आप देखिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। आप आरएसएस को किस चश्मे से देखना चाहते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है, और अगर जो मुल्क से मोहब्बत करता है वो उससे मोहब्बत करते हैं। उनकी पूजा पद्धति देखकर नहीं। हाँ, वो राष्ट्रवाद को और लोगों के से ज्यादा जोर से बोलते हैं, उसको सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि ठीक है, तो नवाब मलिक जिसको आप सांप्रदायिकता कह रहे हैं वो राष्ट्रवाद है, लेकिन मुल्क से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उसको राष्ट्रवाद को और आप उसको पूरे सिस्टम को आप कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? नवाब मलिक नहीं, देखिए, नहीं शाहनवाज हुसैन भाई, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो नारे दिए उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता छोड़ो, जातिवाद छोड़ो। अब आप कहेंगे कि जो विचार है उस विचार को हम नहीं छोड़ेंगे। अगर कहीं ना कहीं संघ परिवार जिस किताब से चलता है उसमें लिखा है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय अवतार है, मतलब देश में जाति के आधार पे समाज बना रहे, शूद्र शूद्र रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, इस विचार को मानने वाला संगठन हो और उसको प्रसारित करने का काम करे। और आप कहेंगे कि जातिवाद छोड़ो। आप जिन दूसरे धर्म के मानने वालों को कहेंगे कि ये देश के लिए खतरा है और बोलेंगे सांप्रदायिकता छोड़ो, तो कहीं ना कहीं संघ को अगर बदलोगे तब ये सारी चीजें बदलेंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग क्या ये सारे विचारों को छोड़ने तो आपको ऐसा क्यों लगता है नवाब मलिक की प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो वो होगा नहीं? ही देश में कहीं धुरी अगर शहनवाज जी खुद कह रहे हैं कि आरएसएस बैकग्राउंड का शख्स आज प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो कहीं ना कहीं वो उस सोच को देख समझते हैं। और आज जब वो ये बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, तभी तो वो बोल रहे हैं। गौरव जी, मैं आ रहा हूँ अभी दुबे। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भागवत जी गौरव जी, मैं नवाब मलिक के समय जवाब देना चाहूंगा। आरक्षण के कहीं ना कहीं नीतियों को बदलना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो संदर्भ में उन्होंने कहा, गोलवलकर जी के किताब में बंच ऑफ थॉट में सेट अ न्यू क्राइटेरिया, जो पूरा पैराग्राफ था वही भागवत जी ने अपने। लेकिन आपकी बात तो आरएसएस के प्रवक्ता है, आरएसएस के आइडियोलॉग संदीप महापात्रा, वो तो काट रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो आ रही है, वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं लिखी है, वो कह रहे हैं देश के खिलाफ जो कहता है उसके खिलाफ बार-बार वही बात को दोहरा रहे हैं। और शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि आप जिसको सांप्रदायिकता कह रहे हैं वो राष्ट्रवाद है, तो आपकी परिभाषा मैच नहीं कर रही। दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। आप किताब मंगवा लीजिए, मैं संदीप महापात्रा से तब तक जवाब ले लेता हूँ। संदीप महापात्रा बोलिए, आप बैठिए नवाब मलिक। नहीं, नवाब मलिक किताब लेने चलेंगे। बोलिए संदीप नवाब मलिक साहब को बड़े विनम्रता से जी लेके आने दीजिए। जहां तक इन्होंने छुआछूत की बात कही है, मैं पुनः बताना चाहूंगा कि संघ के शाखा भी ना जाए, लोग बहुत सारे बात करते हैं। संघ के किसी शाखा में भी जाइए, संघ के किसी कार्यक्रम में जाइए, वहां पे छुआछूत की कोई भेदभाव नहीं होता है। और ये आज से नहीं, 1925 से चला आ रहा है। बल्कि जब संघ का नया काम हो रहा था, तब गुरु गोलवालकर हेडगेवार जी ने इसको बहुत ही क्लियरली कहा था कि इस तरह की छुआछूत नहीं हुआ। क्योंकि कुछ अपर कास्ट के लोग संघ के कैंप में जब आए, उन्होंने कहा कि हम अपना खाना अलग बनाएंगे। लेकिन जब देखा कि गुरु हेडगेवार जी खुद
सब उस तरह के जो पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं वो भी लज्जित हो गए और उनके साथ भोजन करिए। कहने का मतलब यह है कि 1925-1930 की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस दौरान भी संघ ने ये सोचा कि संघ के जो शाखा लगेंगी, संघ के जो कार्यक्रम हुए उसमें कोई छुआछूत नहीं रहेगा। दूसरी बात, बार बार संघ पे इन लोगों का आरोप रहता है कि भाई ये इस तरह की सांप्रदायिकता फैला रही है, लेकिन संघ का काम आप देखिए, कहीं भी आप जाइए, कहीं सांप्रदायिकता की बात नहीं करते। संघ के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत माता सर्वोपरि है और भारत माता के लिए जो हित का काम होगा वो संघ करती है। वहां पे कोई सांप्रदायिकता की बात होती तो संघ का जो स्वरूप है आज देख रहे हैं, 90 साल में बहुत बड़ा समय होता है, संगठन इस तरह से चलता नहीं। ठीक है, संदीप महापात्रा, ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। मुझे अब नीलांजन मुखोपाध्याय से भी टिप्पणी लेने दीजिए। नीलांजन मुखोपाध्याय साहब, तो अगर एनसीपी और कांग्रेस की बात माने तो संघ से बड़ा कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है जिसकी वजह से इस देश में ये माहौल बना हुआ है, सांप्रदायिक कटुता का माहौल बना हुआ है। और बीजेपी और आरएसएस की बात माने सर तो इससे अच्छा संगठन। मैं इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान एक चीज बार बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल फाइट है। ये एक तरह से सच है कि हिंदुस्तान में, भारत में आज एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। वो क्या है कि एक तरफ संघ का एक पर्सपेक्टिव है राष्ट्र को देखने का, ठीक है, और एक संघ के जो ओपोनेंट्स हैं उनका देखने का एक दूसरा तरीका है। संघ राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के फ्रेमवर्क में। जो संघ के साथ नहीं है वो दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। संघ के जो राष्ट्रीयता को जो परिभाषित करने की जो तरीके हैं उसमें ये कहा जाता है कि वो ये देश उसका है जिसका पुण्य भूमि और पितृभूमि ये है। कुछ लोग दूसरी तरह से देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग एक सेंटेंस में बोले कि क्लैश जो है कल्चरल नेशनलिज्म वर्सेस टेरिटोरियल नेशनलिज्म की समझ के बेसिस पे राष्ट्र क्या है उसके बेसिस पे है। तो ये विवाद चलता रहेगा और इसको लेके इसको देखिए ऐसा है, सेकुलर मूल्य को खतरा है, देश सेकुलर था जो वो इसलिए करें क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से वो समझ है। मैं तो समझा रहा हूँ, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सोच, मेरा अपना विचार क्या है वो अलग रख रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। दूसरी बात जो है ये बार बार जो उठ के आता है कि संघ जो है जातिवाद को प्रमोट करता है। संदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि 1925 में जब से संघ बनी है तब से संघ जो है कास्ट सिस्टम के खिलाफ काम करते थे। इवन सावरकर जी जब वो रत्नागिरी में तभी भी मतलब आउटसाइड जेल में थे, इंटर्नशिप में थे एक तरह से कि रत्नागिरी के बाहर नहीं जा सकते थे, तब भी वो कास्ट के खिलाफ आंदोलन करते थे। अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव में ये है कि जब तक जात के आधार पे हिंदू समाज में विभाजन रहेगा तब तक हिंदू एकत्रित नहीं हो पाएंगे, उनके लिए नेसेसिटी है। लेकिन ये इसके बावजूद 90 साल हो जाने के बाद भी अभी भी समाज में अभी भी कास्टिज्म को पूरी तरह से अप्रूव नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री कहते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उनको समर्थन समाज से मिले। ठीक है, अभय दुबे, आपने पहला आर्गुमेंट तो बाय किया था नीलांजन जी का, ये आर्गुमेंट भी बाय करते हैं और आपको लगता है कि नीलांजन जी ने जो कहा इस बार भी उस बात में दम है? नहीं, देखिए, नीलांजन जी और एक मूर्धन्य इतिहासकार है और मैं पढ़ता भी रहा हूं उनको, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। मगर मैं मेरे स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं तो 24 जनवरी 1950 का ऑर्गेनाइजर को मैं देखता हूं, उसमें लिखते हैं वो मनु रूल्स अवर हार्ट्स। वो कहते हैं मनु का संविधान हमारे हृदयों पर राज करता है, इस अंबेडकर के संविधान को हम स्वीकार नहीं करते। मनु का संविधान क्या था? मनु का संविधान था, मनु का विधान था वर्ण व्यवस्था का विधान। तो ये कहना कि वो शुरू से ही इस विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, तो मैं बताता हूं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर खैर ने महात्मा गांधी
जी और कुछ नेताओं को चिट्ठी लिखी इसी बाबत कि आप महात्मा जी जो बहुत दलितों के पक्षधर हैं, तो ये जो नया संगठन है इस विचार का उनके दृष्टिकोण से विरोधी है। ये बातें प्रामाणिक रूप से इतिहास में दर्ज है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अगर आज हमारे संदीप जी महापात्रा जी नहीं, एक चीज बताइए आप, हम यही तो अपेक्षा करते हैं कि संघ अपने आचरण को, आपकी बात माने, व्यवहार को बदले। अगर आपकी बात माने, वर्ण व्यवस्था की बात माने, संदीप महापात्रा, फिर तो संघ ऐसे शख्स को आगे नहीं भेजता राष्ट्रपति पद के लिए जो कहीं ना कहीं दलित व्यवस्था वर्ग से आते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे समुदाय से आते हैं। इतने ऊंचे ओहदे पर भेजने का फिर क्या मतलब है? फिर तो आपकी बात गलत है या तो फिर उनकी बात गलत है। नहीं, देखिए गौरव जी, ये कुछ प्रतीक स्वरूप, देखिए आपने जो बात खड़ी की थी कि इन्होंने कहा, शहनवाज जी ने, कि हमारे कहाँ दंगे होते हैं, अमन तो प्रतिपक्ष में होते हैं, तब आपको बड़े नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये राष्ट्रपति पद पर अगर बैठे आज रामनाथ कोविंद तो ये प्रतीक स्वरूप है, और अगर दूसरे लोग बैठते तो वो प्रतीक नहीं है। नहीं देखिए, नहीं गौरव जी, राष्ट्रपति जी आदरणीय वो पूरे राष्ट्र के हैं, राजनीतिक दल के नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है राष्ट्र कर सकता, ना करना चाहता हूं। नहीं, समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी का आदर है, मैंने अनादर कहां किया? नहीं, तो अनादर हम भी नहीं कर रहे। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि वर्ण व्यवस्था में संघ कभी हमेशा से विश्वास रखता है, तो क्योंकि आप कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस से निकली हुई है और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर चलती है, और बीजेपी अपने एक कार्यकर्ता को, एक ऐसे कार्यकर्ता को जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे समुदाय से आता है, उसको अगर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठाती, तब तो ये सम्मान स्वरूप है ना सर। सम्मान हम भी करते हैं, सम्मान आप भी करते हैं, तो ये भी तो एक सम्मान है ना सर। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक विषय समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, ये जो जितनी हम ये कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सांप्रदायिक संगठन या सांप्रदायिक सोच है, इनकी सोच सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द है। जहां इनको लगता है कि हम सांप्रदायिक विचारों के उभार से सत्ता हासिल कर सकते हैं, वहां कर लेते हैं। जहां लगता है कि हमको इसके विरोध में वक्तव्य देना चाहिए, वहां बताइए। शहनवाज जी बताइए, समय के हिसाब से आप पाला बदल लेते हैं, समय के हिसाब से पाला बदल लेते हैं, आप सांप्रदायिक भी हो जाते हैं और सेकुलर भी हो जाते हैं। जब आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा यहां से, वहीं पर आप स्विच कर जाते हैं। ये कह रहे हैं अभय दुबे। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सांप्रदायिकता पर बहुत बड़े बार बहस हो चुकी है। कौन सांप्रदायिक है, कौन नहीं है। हमारे नज़र में हम अभय दुबे जी की पार्टी कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, इनके नज़रिए से वो हमें सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं। लेकिन आंकड़ों को देखेंगे अगर, कि अगर इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ वोट के लिए सेकुलरिज्म और किसी को किसी से जुड़ना है तो सेकुलरिज्म, ये शब्द पे चर्चा बहुत हुई है और सांप्रदायिकता की भी चर्चा बहुत हुई है। आखिर देखिए, इस देश का मुसलमान अगर गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, तो जिन लोगों ने हुकूमत किया उनके वजह से है। आज हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए। हम बराबरी की बात करते हैं तो सांप्रदायिक हो गए। हम कहते हैं कि जो नौकरी है क्लर्क की है या ऐसी नौकरी है जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो हम सांप्रदायिक हो गए। हम उज्ज्वला स्कीम में बिना जात धर्म के जो बीपीएल कैटेगरी में है सबको गैस सिलेंडर देते हैं बराबरी से, बिना भेदभाव के, तो हम सांप्रदायिक हो गए। तो ये पैमाना बदलना चाहिए। बहुत पुरानी चर्चा हो गई, बहुत साल से मैं बचपन से सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म की डिबेट सुनता रहा हूँ, अब कर भी रहा हूँ। आज हम इसको इन चीज़ों से ऊपर उठना है। ये मानकर चलिए, आप आंकड़ों पर देखा जाए कि आपको आंकड़े क्या बताते हैं। आज हमें मिलकर चलना है, देश आगे बढ़ रहा है। ये न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट है। ये जात और ये धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं करना चाहिए। वोट मिले न मिले, कम से कम इस नाम पर बंटवारा बंद होना चाहिए। हमारी पार्टी जात और धर्म के नाम पर बंटवारे के खिलाफ थी और है। हम कुछ राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं तो उसको आप जरूर सांप्रदायिकता से जोड़ देते हैं। हम महिलाओं के अधिकार के मुद्दे उठाते हैं तो आप सांप्रदायिकता से जोड़ देते हैं, क्योंकि नजर और नजरिए का सवाल है। नजर आपकी है, नजरिया आपका है। तो जब आप अपने नजर से देखते हैं तो वो इस तरह दिखता है जैसे एक लड़की को कोई भाई कह के देखता है, कोई माँ कह के देखता है, कोई वही
उसके लिए पत्नी होती है, वही लड़की को किसी के लिए बहन होती है, तो अलग अलग नजर है, अलग अलग नजरिया है। तो आपने ये तय कर लिया है कि सांप्रदायिकता बीजेपी आरएसएस पर थोप देनी है और आप अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप बराबरी के लिए कुछ नहीं करेंगे। जब हम राष्ट्रपति बनाएंगे कमजोर वर्ग में पैदा हुआ, मिट्टी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति को, तो आप राष्ट्रपति के पद को भी सिंबोलिज्म कह देंगे, टोकनिज्म कह देंगे। ये नहीं है। इस देश के राष्ट्रपति का सम्मान है। जब वो इस मुकाम पर आए तो ये इल्जाम लगाना भारतीय जनता पार्टी पर छोड़िए, कुछ और मुद्दे उठाइए। ये डिबेट, ऐसी डिबेट तो लोग टीवी का चैनल बदल लेंगे, लोगों को लगेगा ये लोग तो बराबर यही सांप्रदायिकता सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। आज हम नहीं हमारा चैनल आगे तेजी से बढ़ने वाले देश हैं, आते हैं दूसरे कुछ मुद्दों को बदलिए। नहीं अब जो है अभय दुबे इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे दूसरा मुद्दा लेकर आएंगे। अगस्त क्रांति पे बात लेकिन नवाब मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। नवाब मलिक सांप्रदायिकता पर अलग से डिबेट कर लीजिए। नवाब मलिक, सांप्रदायिकता बार बार आप लोगों ने क्यों बीजेपी के साथ ही जोड़ दिया? सांप्रदायिक तो वो पार्टियां भी हो सकती हैं जो दूसरे धर्मों के ठेकेदार बन के बैठी हैं, सांप्रदायिक तो वो पार्टियां भी हो सकती हैं जो दूसरे धर्मों के लोगों से धर्म के नाम पर वोट मांगती हैं और फिर आपके साथ भी जुड़ती हैं। तो वो पार्टी करे तो सांप्रदायिक नहीं, बीजेपी करे तो सांप्रदायिक। क्या लगता नहीं कि जो बीजेपी बातें कह रही है अगर वो सही है तो आज के ही दिन कम से कम सारे सियासत, सारे दुश्मनी दूर हटा के कम से कम मुद्दे पर तो साथ आए? देखिए ऐसा है शाहनवाज भाई, जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे कि हम इसमें ये नहीं करते, हम उसमें वो नहीं करते, घटनात्मक पूरी तरह से रचना है, राइट टू इक्वलिटी है। आप करने जाओगे तो कर नहीं पाओगे, ये हम उसको लेके कोई टिप्पणी नहीं करते। हमने कहा कि अगर मोदी जी ने कहा है कि सांप्रदायिकता छोड़ो, मोदी जी ने कहा है कि जातिवाद छोड़ो, हम उसका स्वागत करते हैं। और सही मानों में देश में बदलाव आ गए, सोच में बदलाव आ जाए तो हमें लगता है कि क्रांति हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति इसको पढ़ के बनेगा बचपन से नेता, उसके विचार कैसे बदलेंगे? देखिए चैप्टर पार्ट 2 में चैप्टर 16 में लिखा हुआ है थ्रेट टू द नेशन। भारत को खतरा किन से है? भारत को खतरा मुसलमानों से है। भारत को खतरा किससे? ईसाइयों से। अगर इस सोच के साथ संगठन काम करेंगे तो सांप्रदायिकता कैसे खत्म होगी? अगर सही मानों में सांप्रदायिकता खत्म करना है तो मोदी जी और संघ के लोग इस किताब को कल जला सोच है ये कि अब ये किताब नहीं रहेगी, ये सोच है शाहनवाज जी, इसमें नहीं फैलाई जाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं ना। अगर सोच होती, अगर ये सोच होती तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बैठता आपके साथ। बताइए। अगर मुसलमानों से खतरा मान लेते संघ बीजेपी के लोग, तो मैं बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते आपके सामने थोड़ी डिबेट कर रहा होता। आप तो गौरव जी मुझे बुलाते ही नहीं। नहीं मैं, ये किताब झूठी है। हमारी पार्टी, ये किताब झूठी है। आपसे कहा जो मुल्क से मोहब्बत करेगा, जो मुल्क से मोहब्बत करेगा उससे हम मोहब्बत करते हैं, चाहे संघ और बीजेपी के लोग हों। हम बहुत सारी, तो मुसलमान इस मुल्क से प्यार नहीं करता। आजकल हम ही लोगों की किताब पढ़ रहे हैं। नहीं मुसलमान की हुब्बुल वतनी पे मुसलमान सवाल खड़ा प्यार करता है। आप शाहनवाज भाई, इस मुल्क में रहने वाले 17 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं मानता, इससे प्यार नहीं करता, मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है। जो मुसलमान पूरी आजादी के बाद घरे में खड़ा किया गया है, जो मुसलमान आजादी के बाद इस मुल्क को छोड़कर चले गए, उन मुसलमानों के लिए है। जो मुसलमान आजादी के बाद हिंदुस्तान में रह गए, मादरे वतन माना, जननी मातृभूमि माना, वो हमारे हैं, हम उनको लेकर चलेंगे। जो लोग मुल्क में रहकर मुल्क के बंटवारे की बात करते थे, ऐसे लोगों के का जहन में जिक्र तो आता है, जबान पे भी जिक्र आता है, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान में बंटवारे के बाद रहे, उनको भारत का संविधान भी हिंदू के बराबर अधिकार देता है और हम लोग भी उसको ऐसा ही सम्मान करते हैं। उसमें नहीं है कि कोई 19 और 20 है। जो इस मुल्क में रहा, ये किताब बंटवारे के बाद लिखी गई है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सब बराबर है। नहीं नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, मैं कह रहा हूँ जिक्र कर रहे हैं, नवाब मलिक साहब, इस बात का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है जब शहनवाज खुद कह रहे हैं कि अगर ये किताब का कहा गया अगर माना जाता तो मैं यहाँ पर आपके साथ बैठ के बहस कैसे कर रहा होता? इस बात का कोई जवाब है आपके पास?
गौरव जी, तो विचारधारा का प्रश्न है ना। चिड़िया नवाब मलिक जी ने बताया कि किस विचारधारा का बीज बोया गया है। चिड़िया बिठाई जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम हमें लगता है कि बनाने वाले यही गौरव जी बार-बार मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। गौरव जी, महापात्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप महापात्रा बोलिए। चिड़िया फंसाने के लिए आप लोग चिड़िया बना रखी है। मैं केवल मात्र एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि सांप्रदायिक नहीं, वो तो कुछ भी कहें। नवाब मलिक साहब जो है एनसीपी में हैं शायद, तो वो एनसीपी में भी कितने लोग हैं वो अलग बात है। मैं केवल मात्र एक आंकड़ा दूंगा। जो सांप्रदायिकता की आरोप संघ और संघ परिवार के जो आनुषंगिक संगठन है उनके ऊपर लगाया जाता है। सन 1969 गुजरात राइट्स, मुरादाबाद में 1980 में एक राइट हुआ था, सिख राइट्स हुए थे 1984 में, भागलपुर का राइट 1989, बाबरी मस्जिद के दौरान जो राइट्स हुए थे 1992 में, उस समय कौन सी सरकार थी? ये जो सांप्रदायिकता की बार बार बात कर रहे हैं, उस समय कौन सी पार्टी इलेक्शंस लड़ती थी? जब 80s के दशक में भी, 90 के दशक में भी, आज के पीछे किन लोगों का फतवा आता है? मौलाना साहब से भी फतवा आता है, मौलाना साहब से फतवा आता है कि ये पार्टी को वोट दो, और ये सांप्रदायिकता का लांछन लगा रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एनमास वोट करने के लिए मौलानाओं के पास जाते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं, शाही इमाम के पास जाते हैं और वोट करते हैं। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर करिए। और आज ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। और जहां तक सांप्रदायिकता तुष्टिकरण की बात है और जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, कांग्रेस से ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी इस समय में पूरे देश में पिछले 70 वर्ष में कोई न रहा। अवैसी हो जो कांग्रेस पार्टी केवल मात्र एक वोट बैंक की तरह मुसलमान अगर मोदी साहब बोल रहे हैं सांप्रदायिकता छोड़ो, इतिहास अगर आप देखेंगे उससे ज्यादा सांप्रदायिक कौन होगा? उनके उन्नति के बारे में कोई सोचता नहीं है। उनके उन्नति के बारे में, उनके शिक्षा स्तर क्या होगा उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, और आज सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ओके, मैं एक छोटा सा 30 सेकंड का रिप्लाई अभय दुबे से ले लूं, फिर फाइनल कमेंट नीलांजन जी से लूंगा। अभय दुबे 30 सेकंड, क्या कहना चाह रहे हैं आप? समय के हिसाब से तो आप भी चीजें बदलते हैं, आप भी राजनीति करते हैं, फिर कहिए राजनीति में सब चलता है और हम भी करते हैं। आप भी कहिए कि शाही इमाम हमारे लिए अपील करते हैं, आप भी कहिए कि हम भी रोजा अफ्तारी में जाते हैं, आप भी कहिए कि हम भी धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। गौरव जी, हृदय पर हाथ रख के बताइए, देश की समूची करोड़ों जनता जो आपका टीवी देख रही है, क्या कांग्रेस पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है इस तुष्टीकरण के बातों से? हमको तो नुकसान ही होता है, जिसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी नुकसान। तभी शायद सर आज आप लोग इतने बड़े नुकसान में हैं। क्या होगा शायद इसीलिए आज इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? हम हर नुकसान सहने को तैयार हैं, मगर भारत का बुनियादी स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। हम हर मूल्य पर हर वो त्याग करने को देश के लिए तैयार हैं। बुनियादी स्वभाव सर, अपने नेताओं बुनियादी स्वभाव क्या है? एक नेता खड़े होकर संसद में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा दे, ये बुनियादी स्वभाव है। क्या बोलता किसी और धर्म के बारे में वैमनस्य का बीज नहीं बोने का, ये सिर्फ सत्ता के लिए। सर वो नेता किस पार्टी का था जिसने अभी संसद में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया? वो बीजेपी का था। 1984 में जो सिख दंगे हुए थे दिल्ली के भगत सिंह से लेकर गांधी तक सबने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुराई की है। वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। सर बुनियादी स्वभाव क्या है? बुनियादी स्वभाव यह है कि राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से धर्मों को, वर्गों को, जातियों को टारगेट करती है और फिर अपने हिसाब से वोट अपील करती है उनसे। ये बुनियादी स्वभाव है सर। नीलांजन जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, क्या बुनियादी स्वभाव सर जिसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत दुख की बात है, पूरे 35 साल हो गए। 1982 में मेरठ में एक बहुत भयानक हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था। वो मेरा पहला एक्सपोजर था एक पत्रकार के तौर पे सांप्रदायिक दंगा को कवर करने के लिए। तब से लेके ये सिलसिला कभी रुका नहीं है। बात आखिर में वहीं आके अटकती है कि उस पार्टी की कम्युनलिज्म मेरे पार्टी के कम्युनलिज्म से ज्यादा कम्युनल है, उसकी सेकुलरिज्म मेरे से ज्यादा कमजोर सेकुलरिज्म है। पार्टीज में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की जो एक्सचेंज होने लगता है कि मेरे सरकार काल में कम दंगे फसाद हुए, उसके सरकार में काम हुए। पिछले 15 साल से हम लोग सुने आ रहे हैं कि जब जब कांग्रेस 2002 की बात करती तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के तरफ से 1984 की बात आती है। ठीक है, ये एक बहुत किस्म का कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म या कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म जो है देश को बिल्कुल बहुत मतलब इस समस्या से उभर नहीं पा रहा है। जो मूल जो है हिंदुस्तान में ना प्रो मेजॉरिटी सेकुलरिज्म
कामयाब होगा, ना प्रो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म कामयाब होगा। ठीक है, सेकुलरिज्म कामयाब होगा। ठीक, हमको ये जो मानसिकता है कि एक धर्म के आधार पे किसी को आप माने कि संप्रदाय का पॉलिटिकल ठीक है, ओके, गोल सेम हो सकते हैं, उसको अटैक करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो कौन ज्यादा सेकुलर है, कौन कम सेकुलर है, ये वोट के वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से तय होता है। आपके पास ताकत होती है, आप तय कर लीजिए कौन ज्यादा सेकुलर है और कौन ज्यादा सेकुलर नहीं। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। नमस्कार।